आप सभी का फिर से जैसैनिक क्लासेज में स्वागत है। तो आज हमारा इसमें पार्ट 2 है। यदि आप सभी हमारी वीडियो से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप सभी ने हमारी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो उसे देखें ताकि आप सभी को यह टॉपिक समझ में आए। तो हमने जो हमारी फर्स्ट क्लास शुरू की थी तो उसमें हमने इनके सूत्रों को देखा था चित्रमती में, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। आज हम वृत्त के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने त्रिभुज 3-4 प्रकार के होते हैं जिसमें हमने समकोण त्रिभुज की बात की थी, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज। यदि समकोण यदि हमारे पास त्रिभुज है तो उसमें क्या होगी, एक जो कोण हमारे पास उपस्थित होगा वो 90 डिग्री का उपस्थित होगा और जो समबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें तीनों जो भुजाएं होती हैं वो वहाँ पर क्या होती है, हमारे पास समान होती है तथा जो तीनों जो कोण होते हैं उसके वो हमारे पास 60 डिग्री के प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास 180 डिग्री हो जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि यदि हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमारे पास उसमें क्या होगी, दो भुजाएं वह समान होगी तथा एक भुजा डिफरेंट रहेगी। और चौथे नंबर की हमने जो बात की थी समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज में क्या होता है, हमारे पास दो भुजा बराबर होती है और एक भुजा डिफरेंट होती है। इसके बाद हमने देखा था कि वहाँ पर कि हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज है। अब विषमबाहु त्रिभुज में हमारे पास क्या होगी, तीनों जो भुजाएं हैं त्रिभुज की वो हमारे पास अलग अलग होगी। जैसे ए, बी और सी तीन भुजा हमने वहाँ पर ली थी तो हमने वहाँ पर उनके सभी के क्षेत्रफल देखे थे और कुछ के परिमाप भी देखे थे। तो हमारे पास हमने इन सभी के बारे में देख लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि जो समचतुर्भुज होता है उसका जो क्षेत्रफल जो निकल के आता है वो हमारे पास आप और विकर्णों का गुणनफल आता है कि हमें जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमने एक समचतुर्भुज लिया है और यहाँ पर जब समचतुर्भुज लिया है तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में हमारे पास क्या होगी, ये दोनों जो भुजाएं हैं इधर वाली ये समान लंबाई की होगी और इधर वाली जो भुजा है ये भी हमारे पास समान लंबाई की होगी। तो यहाँ पर देखिए कि हमने इसमें दो विकर्ण खींचे हैं और आमने सामने की भुजा को मिलाकर इसमें विकर्ण खींचे हैं। तो ये D1 और ये D2 है। तो हमारे पास जो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल जो निकल के आता है तो हमारे पास क्या आता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो हमारे पास ये कैसा है, हमारे पास है समचतुर्भुज। तो हमारे पास समचतुर्भुज में हमें यदि विकर्ण दिए हुए हैं तो यहाँ पर हमें इन विकर्णों को D1 × D2 के रूप में यहाँ पर इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में हम इनकी भुजाएं किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज में भी हमारे पास आकृति तो चतुर्भुज की होती है लेकिन इसमें क्या होगा, समान। इस प्रकार हमारे पास ये इसकी आकृति हमें प्राप्त होगी समलंब। तो इस प्रकार का जो हमारे पास चतुर्भुज होता है यह समलंब चतुर्भुज होता है। तो यदि हमें इसका यदि एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, तो वो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। पहले तो इसमें जो हमारे पास जो समांतर जो भुजा है, समांतर भुजाओं की जो दूरी होती है उनको ऐड करेंगे तथा यहाँ से जो ये वाली जो भुजा है और यहाँ ये वाली भुजा के मध्य कितनी ऊंचाई है या कितनी है चौड़ी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 1/2 और जो समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो हमारे पास समलंब चतुर्भुज का एरिया हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि हमें यह भुजा A दी हुई है और यह भुजा B दी हुई है और उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है वो h दी हुई है। तो यहाँ पर हम इसका सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो 1/2 × A + B × h, यह हमारे पास समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में हमारे पास देखिए किस प्रकार की हमें आकृति प्राप्त होती है।
चक्रीय चतुर्भुज। यहाँ पर पहले तो ये देखिए कि और सभी में पहले चतुर्भुज चतुर्भुज आ रहा था, लेकिन यहाँ पर पहले देखिए क्या लग रहा है, चक्र। तो यहाँ पर पहले तो हम एक चक्र लेंगे और उसके अंदर एक चतुर्भुज बनाएंगे। तो हमने ये एक चक्र लिया है और इसके अंदर हमने एक क्या बनाया है, यह एक चतुर्भुज बनाया है। तो ये एक हमने एक चतुर्भुज बना दिया है जिसकी ए, बी और सी और डी। इसमें जो सभी भुजा है ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, एक भी भुजा इसमें सेम नहीं है। तो यह वाली जो हमारे पास जो आकृति आई है वो चक्रीय चतुर्भुज की आकृति आई है। अब यहाँ पर देखिए कि हमने इससे पहले जो विषम बाहु जो त्रिभुज की बात की थी, तो वहां पर भी हमारे पास जो भुजा आ रही थी वो वहां पर अलग अलग आ रही थी, तीनों भुजा। तो हमने वहां पर क्या किया था, पहले तो उसका अर्ध परिमाप निकाला था और अर्ध परिमाप निकालने के बाद उसका एरिया निकाला था। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इससे पहले हम यहाँ पर पहले तो इसका क्या निकालेंगे, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। और अर्ध परिमाप हमने आपको बताया था कि कभी भी जब भी अर्ध परिमाप निकाले तो जितनी भुजा दी हुई है उनका योग करके उनको 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास उसका अर्ध परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो अर्ध परिमाप आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 2। तो इस सूत्र से हम पहले तो इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे और अर्ध परिमाप ज्ञात करने के बाद इसका हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर जो इसका हमारे पास जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो हमारे पास देखिए कि अर्ध परिमाप में से यदि हम पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा और यह चौथी भुजा को यदि हम क्या कर देते हैं, इस प्रकार इनको काउंट करके इनको हल करते हैं तो हमारे पास इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो जब भी आप चक्रीय चतुर्भुज की यदि हम अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप इस तरीके से उनको निकाल सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने त्रिभुज की बात कर ली, चतुर्भुज की बात कर ली। इसके बाद हम जो 2 डिग्री में हमारे पास क्षेत्रमिति में आते हैं वो हमारे पास क्या आता है, वृत्त आता है। और वृत्त से संबंधित जितने भी इसमें जैसे त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और संकेंद्रीय वृत्त और अर्धवृत्त और वृत्त के बारे में अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम वृत्त देखते हैं, वृत्त सर्किल। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास जो वृत्त की जो पहले तो जो आकृति होती है उसके हम देखते हैं यहाँ पर बना के। तो ये हमारे पास जो आकृति होती है इस प्रकार की, ये हमारे पास वृत्त की आकृति होती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास वृत्त है। तो इसमें हमें देखिए कि क्या क्या चीज की इसमें आवश्यकता होती है। क्षेत्रमिति की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें तो एक तो हमें परिमाप की आवश्यकता होती है और एक हमें क्षेत्रफल की इसमें आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए कि यह हमारे पास वृत्त है और यह वृत्त का बीचों बीच में क्या है, यह हमारे पास केंद्र है और यह वृत्त के केंद्र से परिधि के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो बीचों बीच हमारे पास वृत्त का केंद्र है और केंद्र से परिधि के मध्य की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या कहते हैं। और यदि इसको यहाँ तक यदि हम बढ़ा रहे हैं तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, यह व्यास हो जाता है। और व्यास हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास जो त्रिज्या होती है उसका दुगना होता है व्यास। तो यहाँ पर देखिए कि हमें इसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता है। तो इसमें एक तो हमें क्या परिधि की इसकी आवश्यकता है, परिधि। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास जो वृत्त की जो परिधि आती है वो हमारे पास क्या आती है, 2πr। तो वृत्त की परिधि हमारे पास हमने एक चक्कर यहाँ पर इसका लगा दिया है और एक चक्कर लगाने की जो घटना होती है इसे ही हम परिधि कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी परिधि यदि उसने 2 चक्कर लगा देते हैं तो उसकी परिधि कितनी होती है, तो यहाँ पर इसको 2 से हम मल्टीपल कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी परिधि हमारे पास हमने एक चक्कर इसके चारों ओर लगा दिया है तो हमारे पास इसकी परिधि 2πr आ चुकी है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना आता है। तो क्षेत्रफल देखिए कि हमारे पास क्या आता है, इसका πr
स्क्वायर। तो हमारे पास क्षेत्रफल इसका ये आता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि यदि आप सभी को इसका व्यास दिया हुआ है वृत्त का, तो आप यहाँ पर व्यास क्या होता है हमारे पास, व्यास, तो यहाँ पर 2r हमारे पास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो यदि आप सभी को क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, व्यास में 2 का भाग दे देंगे, तो व्यास बटे 2। तो आप इस सूत्र से इसकी त्रिज्या निकाल सकते हो। इसके बाद हम इसमें बात करें अर्धवृत्त की, अर्धवृत्त। तो यहाँ पर देखिए कि यह जो हमारे पास जो अभी हमने जो सर्किल लिया है, वृत्त लिया है, ये तो हमारे पास एक पूरा वृत्त है। और यदि हम इसको यदि आधा पार्ट अलग कर दे, यहाँ से इसको अलग कर दे है, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, हमारे पास यह अर्धवृत्त हो जाता है। तो यदि हमने इसको आधा कर दिया है, तो हमारे पास ये क्या हो चुका है, अर्धवृत्त हो चुका है। तो यहाँ पर भी हमें जो अर्धवृत्त हमारे पास आ चुका है, तो हमें इसमें परिधि की आवश्यकता होती है और क्षेत्रफल की इसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए कि इसकी परिधि हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं और इसका एरिया किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो इसका पहले तो हम एरिया ज्ञात कर लेते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा। तो जो पूरे वृत्त का जो हमारे पास जो क्षेत्रफल आया है, यहाँ पर क्या आया है हमारे पास, पाई r स्क्वायर आया है। और हमें आधा वृत्त प्राप्त करना है, तो हम इसको करेंगे 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है अर्धवृत्त की, तो हमारे पास क्या निकल के आती है, तो अर्धवृत्त को, अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप आता है, यह हम इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हमारे पास आता है पाई r प्लस 2r, इस प्रकार हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो जो अर्धवृत्त का जो परिमाप है, हम इस सूत्र की सहायता से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास डायरेक्ट 36/7r, इस सूत्र की सहायता से भी हम अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। इसको इतना अधिक हल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आप सभी को अर्धवृत्त की त्रिज्या दी हुई है, तो यहाँ पर डायरेक्ट त्रिज्या का मान रखेंगे और अर्धवृत्त का जो परिमाप है यह हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए कि हम इसमें जो हमारे पास जो संकेंद्रीय वृत्त होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम इधर वाले पार्ट को हटा देते हैं। संकेंद्रीय वृत्त, तो यहाँ पर देखिए पहले तो ये समझिए कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। तो हमने अभी देखा था कि वृत्त सिर्फ एक गोला होता है, इस प्रकार की हमारे पास संरचना आ रही थी। लेकिन संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो, उसे हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हमारे पास ये एक गोला है या वृत्त है हमारे पास, और इसके ऊपर ही हमने एक और वृत्त बना दिया है। तो इसका इन दोनों का जो केंद्र है वो एक ही केंद्र है, तथा जो इनकी त्रिज्या है वो क्या होगी, यहाँ पर अलग अलग होगी। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास केंद्र एक ही है, लेकिन वृत्त 2 है और उनका केंद्र एक ही है, तथा उनकी जो त्रिज्या है वो अलग अलग है। तो जो R1 है, R1 जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और R2 है ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें इसका जब हमें एरिया ज्ञात करना है, जब एरिया हम किस प्रकार यहाँ पर इसका ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसके एरिया का जो सूत्र होता है वो हमारे पास क्या आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें बड़े वृत्त को लेंगे और उसके बाद छोटे वृत्त को यहाँ पर हम लेंगे। तो
यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो बड़ा वृत्त है उसका हमारे पास क्षेत्रफल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है हमने ले लिया है। इसके बाद देखिए छोटे वृत्त का हमारे पास क्या आता है, पाई R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ से पाई हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास देखिए ये सूत्र क्या निकल के आता है, तो यहाँ पर R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। इसको हम और तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसको हम R2 प्लस R1 और यहाँ पर देखिए R2 माइनस R1, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो यदि आप सभी को एरिया दिया हुआ है और आपको एक त्रिज्या दी हुई है तो आप दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हो। और यदि आप सभी को दिया हुआ है कि दूसरे वृत्त की हमारे पास त्रिज्या इतनी है और फर्स्ट वृत्त की हमारे पास इतनी है तो उनका एरिया ज्ञात करो, तो हम इस सूत्र की सहायता से उसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड हमारे पास देखिए कि इससे पहले हमने वृत्त के बारे में ज्ञात की थी और अब हम त्रिज्यखंड हमारे पास एक वृत्त ही होता है, लेकिन यदि हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, त्रिज्यखंड हो जाता है। और त्रिज्यखंड में हम क्या क्या देखते हैं कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होती है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यह इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास त्रिज्यखंड है, तो पहले तो हमने क्या लिया, एक यहाँ पर एक वृत्त लिया हुआ है और जब एक वृत्त लिया हुआ है तो यहाँ पर इसका एक केंद्र होगा और ये केंद्र को हम यहाँ से इसके क्या कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं। तो इसको हमने इतना काट दिया है तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, त्रिज्यखंड बन चुका है। तो हमें त्रिज्यखंड में क्या क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर पहले तो इसकी एक चाप की लंबाई पूछी जाती है और एक इसमें एरिया पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि इसकी जो हमारे पास जो चाप की जो लंबाई आती है वो हमारे पास क्या आती है, यह हमारे पास है कि हमने इतने डिग्री का यहाँ पर ये कोण काटा है, तो ये थीटा डिग्री का हमने यहाँ पर कोण बना दिया है कि हमने इतने डिग्री को काट दिया है वृत्त में से। यह वृत्त का केंद्र हो चुका है और केंद्र से वृत्त के जो परिधि है उसके मध्य की जो दूरी है उसे त्रिज्या से हमने प्रदर्शित कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो इसकी जो हमारे पास जो चाप की जो लंबाई आती है वो हमारे पास क्या आती है, पाई आर थीटा बटे 180, पाई आर थीटा बटे 180। तो यदि आप सभी को त्रिज्यखंड की लंबाई ज्ञात करनी है तो आपको वहां पर त्रिज्या दी हुई होगी और एरिया मतलब कोण दिया हुआ होगा, तो आप इनका यहाँ पर मान रख के और इसको हल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180 होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना आता है। तो सेकंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो यदि देखिए कि आप सभी को त्रिज्या का मान दिया हुआ है त्रिज्यखंड में और कोण दिया हुआ है तो आप इसको हल करके इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इसके बाद हम इसमें जो वृत्तखंड की बात करें तो वृत्तखंड में देखिए कि आपके पास इसका क्षेत्रफल क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर हम वृत्तखंड देखते हैं, वृत्तखंड। तो जो हमारे पास जो वृत्तखंड की जो आकृति होती है वो हमारे पास किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखिए कि है हमारे पास एक वृत्त है, यह हमारे पास इसका केंद्र है और यहाँ पर देखिए कि हमने एक जीवा यहाँ से काट दी है छोटी सी और यहाँ पर हमने एक त्रिज्यखंड काट दिया है। तो यह हमारे पास क्या हो चुका है, वृत्तखंड हो चुका है और यह हमारे पास इसकी त्रिज्या है और ये हमारे पास थीटा डिग्री का कोण है। तो इस प्रकार की जो हमारे पास जो आकृति आती हैं वो हमारे पास वृत्तखंड की होती है।
तो जब हमें वृत्त खंड का यदि क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसको किस प्रकार यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो हमें सिर्फ लघु वृत्त खंड की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका एरिया क्या आता है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो हमारे पास देखिए कि इससे पहले हमारे पास ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ रहा था वो क्या आ रहा था, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर थीटा आ रहा था। और यह यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का जो दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो इससे हम इसका लघु वृत्त खंड है इसका क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास इसका एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस सूत्र की सहायता से हम वृत्तखंड में लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ज्ञात कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हमारे पास ये आया है। इसके बाद देखिए कि हमारे पास अधिकतर से जो हमारे पास 2 डिग्री में जो आकृति आती है उनके हमने सूत्र देख लिए हैं। तो अब हम इनके क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं, एक एक टॉपिक के हम क्वेश्चन करते चलेंगे और इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो हम 0 लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो पहले तो हम वृत्त के बारे में बात करें और इसके बाद हम जो अन्य चतुर्भुज त्रिभुज है इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर वृत्त से रिलेटेड। एक वृत्ताकार पहिए का व्यास, क्वेश्चन फर्स्ट, एक वृत्ताकार पहिए का व्यास व्यास 28 सेंटीमीटर है तो 250 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो यह एक सवाल है और इसको हम हल करके देखते हैं। तो यह जो हमारे पास देखिए कि यहाँ पर हम इसको किस प्रकार यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमें एक वृत्ताकार पहिया दिया हुआ है और उसका व्यास हमें कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 250 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर देखिए कि अभी हमने आपको बताया था कि यदि हमारे पास एक वृत्त है और वृत्ताकार पहिए पर हम घूम रहे हैं तो यहाँ पर जो केंद्र है और केंद्र से परिधि के मध्य जो दूरी होती है वो हमारे पास त्रिज्या होती है। जबकि यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। तो ये पूरा हमारे पास क्या हो चुका है, व्यास हो चुका है और व्यास का मान हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले तो हम यहाँ पर देखिए कि हमें व्यास दिया हुआ है तो हम इसकी पहले तो त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो त्रिज्या आई है उसकी क्या आई है, आर बराबर तो 28 में यदि हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास कितनी आएगी है, 14 आई। तो 14 सेंटीमीटर हमारे पास ये त्रिज्या आई है और इसके चारों ओर हम क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। पहिए चारों ओर घूमेगा तो जब एक चक्कर लगा देगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी परिधि आ जाएगी। और जब इसकी ये परिधि आ जाएगी तो परिधि को हम 250 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। तो हम इसको हल करके यहाँ पर देखते हैं। तो पहले तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो हम इसकी परिधि ज्ञात करेंगे सूत्र की सहायता से। तो हमें त्रिज्या दी हुई है, हमारे पास क्या होता है, वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि का सूत्र हमारे पास क्या आता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पर देखिए कि हम
यहाँ पर आर का मान रखेंगे तो जो पाई है इसका मान हमारे पास 22 वाट है। 7 इंटू जो आर है वो हमारे पास कितनी है, 14 है, 14 सेंटीमीटर है। तो हमने देखिए यहाँ से इसको 2 से, ये 7 को 14 को 2 से काट दिया है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ये कितना हो चुका है, तो ये 4 इंटू 22, तो हमारे पास ये कितना आ चुका है, 88 आ चुका है। 88 सेंटीमीटर हमारे पास क्या हो चुकी है, वृत्त की परिधि आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें इतने इसने चक्कर लगा दिए हैं, तो यदि हम परिधि को 250 से यदि मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास दूरी क्या है, हमारे पास परिधि इंटू चक्कर। तो यहाँ पर जो परिधि आई है वो हमारे पास क्या आई है, 88 आई है, और इसको 250 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो इसकी दूरी जो निकल के आएगी वो हमारे पास कितनी निकल के आएगी, हमारे पास यहाँ पर ये 22,000 के लगभग ये निकल के आएगी। तो ये हमारे पास किस में निकल के आई है, ये हमारे पास सेंटीमीटर में यहाँ पर निकल के आई है। और यदि हमें कभी भी जब भी हम दूरी ज्ञात करते हैं तो हम ये मीटर में ज्ञात करते हैं, और यदि हमें इसे मीटर में ज्ञात करनी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ये तो हमारे पास सेंटीमीटर में है, और यदि हमें मीटर में ज्ञात करनी है तो हम इसको क्या करेंगे, जो 22,000 है इसको यदि हम 100 से क्या कर देंगे, ये डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितने दूरी आएगी इसकी, 220 इसकी हमारे पास दूरी आएगी। तो आज के लिए इतना ही, और इससे रिलेटेड हम और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।